मोहम्मद अली शाह साहब, जिस तरह से हमने देखा है जो उनका दौरा इक़्तिदार रहा है और जो पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में सियासी हलचल देखने को मिली है, एक चेहरा किसी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पाकिस्तान की अलग अलग पार्टीज के पास इंपॉर्टेंट चेहरे भी देखने को मिलते हैं। तो क्या जो अब जोशो खरोश देखने को मिल रहा है और नवाज शरीफ साहब अब काफी बेहतर भी नजर आ रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज बहुत उनकी अच्छी नजर आ रही है, तो क्या यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है कि कुछ बेहतरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है? क्या कंगाली दूर हो पाएगी पाकिस्तान की? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। जी। जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, 1983 में जब नवाज शरीफ जब फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब प्रोविंस थे पाकिस्तान के, इनको सत्ता में, इनको पावर में कौन लेकर आया था? जनरल जियाउल हक इनको लेकर आए थे। तो पाकिस्तान की मिलिट्री ही इनको पावर में लेकर आई थी बाद में, और जो कि 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं पाकिस्तान के। फिर इनको पाकिस्तान से कौन जिम्मेदार था इनको वहां से जाने के लिए बाहर? पाकिस्तान की मिलिट्री ही जिम्मेदार थी। तभी एक पहली बात तो इनको कह दिया गया है पहले कि नॉट टू बी क्रिटिकल, जो पाकिस्तान के जनरल हैं, पूर्व जनरल हैं, भूतपूर्व जनरल हैं, उनके बारे में ये क्रिटिकल ना हो, पहले ही इनको समझा दिया गया है वो बात। अच्छा, अब जैसे कि हमारे भाई साहब यहाँ पे बताए थे कि जुल्फिकर अली भुट्टो के बाद बहुत बड़ा जलसा देखने को मिलता था उस टाइम पे, तो आज का जलसा बहुत मायने रखेगा कि बताएगा उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी चाहने वाले कितने हैं, कैसे हैं। अब क्या बात आप अहम सवाल आपका, क्या कंगाली दूर हो पाएगी पाकिस्तान से? देखिए, ये लॉजिकल बात थी कि पाकिस्तान ने जब आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ज्वाइन किया था, जी। तो अर्ली 50s की बात बता रहा हूं मैं आपको, तो पाकिस्तान कई मर्तबा गया आईएमएफ के पास कर्जा मांगने के लिए, कई मर्तबा इन्होंने डिफॉल्ट भी करे, इसीलिए आईएमएफ बहुत ही सख्ती से पेश आई थी इनके साथ। अगर मैं नॉन टेक्निकल में सिंपल भाषा में बताऊं, बिना ज्यादा तारीख के, इतिहास के, अब क्या कंगाली दूर होगी नवाज शरीफ के होने से? भाई, आपको याद होगा कुछ एक महीने पहले जब पाकिस्तान कंगाली से जूझ रहा था, तब एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था बड़ी तेजी से, जहां पे नवाज शरीफ साहब लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट वहां पे है, वहां पे लुई विटॉन का स्टोर है, वहां पे रोल्स रॉयस गाड़ी से उतरते हैं और जहां पे बड़े बड़े महंगे बैग्स, बड़ी बड़ी बहुत महंगी चीजें मिलती हैं, वहां पे देखे गए थे। तो ये उनके लिए बड़ा एम्बैरसिंग उस टाइम पे हो गया था। शहबाज शरीफ साहब, उनके भाई, जब सत्ता में आए थे, उन्होंने ये कहा था हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम कानून को कानून के मुताबिक काम करने देंगे। आप देखिए जिस तरीके से इमरान खान, जो कि अभी भी बहुत पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान में, जिस तरीके से इमरान खान को अरेस्ट किया गया था जब वो अपनी जमानत भरने गए, जब बल्कि मैं कहता हूँ जब अपनी बेल के तौर पे जब वो अपना वहां पे कोर्ट गए थे, तब उनको रेंजर्स ने घसीटते हुए ले गए थे कॉलर से पकड़ के। ऐसा किसी मुल्क में मैं दिखा नहीं गया कि कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री या वजीर आजम को इस तरीके से अरेस्ट किया जा रहा है। बहुत ही अनएथिकल तरीका था वो। अच्छा, अब क्या एक आदमी के वापस आने से पाकिस्तान की इकोनॉमी दोबारा रिवाइव हो पाएगी? मैं अगर ईमानदारी की बात बताऊं आपको, बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतना ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है पाकिस्तान आज की तारीख में, और वहां पे बहुत मुश्किल वक्त से जूझ रहा है। और वहीं पे एक तरफ एफएटीएफ भी सख्ती कर रही है, उनके भी ग्रे लिस्ट में आया था ये। तो कई सारी चीजें हैं, कई सारे मुद्दे हैं। अगर ये पाकिस्तान के लोग थोड़ा, देखिए, माफ कीजिएगा साहब, लेकिन मैं रियल बात बता रहा हूँ कि वो आईटी में माहिर है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। तो अगर वो अपने पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट करें, अपने लोगों के, अपने मुल्क वासियों की बेनिफिट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए वहां पे इन्वेस्ट करें, तो हाँ, वो फैक्ट बनता भी है। लेकिन अगर गलत चीजों में इन्वेस्ट करोगे और अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे, तो आपको गड्ढा हिलरी क्लिंटन ने बोला है खड़े होकर इनके पार्लियामेंट में कि देखिए, अगर आप सांप पालोगे ये सोचिए कि सांप आपको नहीं डसेगा, आपके पड़ोसी को डसेगा, आप गलत सोच रहे हैं, वो घूम फिर के आपको ही डसेगा। आप एक हल्का सा 30 सेकंड के लिए मैं आपको डिबेट करता हूं। देखिए, हमास ने डसा बदकिस्मती से इजराइल को, लेकिन हमास किसका बना क्रिएशन था? इजराइल का ही क्रिएशन था। उसी तरीके से पाकिस्तान में कई सारे लोगों ने वहां पे मुजाहिद पैदा किए, वहां पे उग्रवाद को बढ़ावा दिया, घूम फिर के उन पे ही भारी पड़ गया। उनकी आज ये नौबत आ गई। तो नवाज शरीफ साहब के वापस आने से दुबई से वो रवाना हो तो चुके हैं, अब ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा, ये दिखाएगा कि भाई किस तरीके से उनका वहां पे पाकिस्तान में खैर मकदम होता है। और ये चीज एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब काफी टाइम से वो कोशिश भी कर रहे थे कि उनके भाई वापस मुल्क आ जाएं, कि किस तरीके, अब वो जब 2019 में जब वो गए थे लंदन, अपने इलाज के लिए गए थे, और वो कुछ चंद एक दिनों की मोहलत लेकर गए थे, वापस ही नहीं आए उसके बाद। जाए, क्योंकि हालांकि कई मामले
उन पर चल रहे हैं, लेकिन अब फिलहाल उनको गिरफ्तारी का डर नहीं है क्योंकि उनको आने वाले दिनों तक बेल मिल चुकी है। देखिए, मैं मेजर साहब की जो बात कर रहे थे टेररिज्म को स्पॉन्सर करने की, और जो जिसके लिए गड़ा खुदता है उसके लिए उसमें खुद गिरता है। तो मेजर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई बरसों से अफगानिस्तान की सरजमीन को भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। कई टेरर कैंप्स वहाँ पर मौजूद हैं। तो जो दहशतगर्दी का नासूर आपने पाकिस्तान में फैलाने की कोशिश की है, मुस्तकबिल करीब में आपको भी उसका सामना करना पड़ेगा। हैदर साहब ने कुछ इल्जाम लगाया, अली शाह साहब ने कुछ इल्जाम लगाया, लेकिन जो बात आपने कही वो कहीं ना कहीं मैं चाहूंगी कि अली शाह साहब इसका जवाब दीजिएगा। हैदर भाई, आपने बोल दिया। जवाब भी सुन लीजिए। हैदर भाई, आपने बोल दिया और मैं इस बात की दाग देता हूं कि आपने, जब मैं बोल रहा था, आपने मेरे को इंटरप्ट नहीं किया। इसी वजह से एज अ जेंटलमैन मैंने भी आपको, जब आप बोल रहे थे, आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, बस खामोशी से मैं सुनता रहा और हाथ ऊपर किया। देखिए, माफ कीजिएगा साहब, ये जो आपने हमारे पे इल्जाम लगाया है कि हम टेररिज्म आपके ऊपर कर रहे हैं, भाई माफ कीजिएगा, ये तो कोई एक या तो मजाक ये है, या तो आप फैक्ट नहीं जानते, या तो आप जानबूझ के, क्योंकि मैंने कुछ बोला, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, तो आपने वो कड़वाहट पर आप सुन नहीं पाए, तो आपने वो एवरी एक्शन एज एन ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आपने उस तरीके से आपने वो तोहमत, वो इल्जाम लगाया होगा। खैर, अब बात ऐसी है कि देखिए, ये तू मैं, आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हो, ये इल्जाम से कुछ नहीं होता। हमको अपने गिरबान में खुद झांक के देखना पड़ेगा, कौन सा मुल्क है आज की तारीख में जो टेररिज्म से जूझ रहा है। सब जानते हैं कहाँ पे सुसाइड हमले हो रहे हैं, कहाँ पे, सब जानते हैं ये बात। और कौन सा देश है जो शांति की बात करता है, ये भी सब जानते हैं। कौन सा देश है जो बोलता है ऑल द वर्ल्ड वन फैमिली, कौन सा देश है जो G20 की समिट लीड करता है, ये दुनिया ने देखा है ये बात। कौन सा देश है जिसपे लोग उम्मीद लगा के, आस लगा के बैठते हैं कि ये शायद ये शांति की बात करेंगे, हम जंग लड़ने जाते हैं, मैं कोई भी, ठीक है, कौन सा देश है वो कहेगा हम जंग लड़ने जाते हैं, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान आए और कुछ करे, कुछ तो करे। कई अन्य मुल्क हैं ऐसे। तो अगर आप बोलने, देखिए, इल्जाम लगाने से आप मेरे पे लगाएंगे, पर्सनल बात तो है नहीं ना, आप मेरे को जानते हैं ना मैं आपको जानता हूँ, आप पर्सनल मेरे पे इल्जाम लगाएंगे, हम आप पे लगाएंगे। डिप्लोमेटिक तौर पे एक टेबल पे बैठ के कायदे से अगर एक बात सुलझाया जा सकती है, और जिससे बेकसूरों मासूम लोगों की, जो टेररिज्म का शिकार नहीं हो सकते हैं, हम सब चाहते हैं ये बात, हम सब चाहते हैं। तो ऐसी कोई पर्सनल वाली बात लेने की बात नहीं है, लेकिन सब जानते हैं दुनिया में कि लॉजिकली जो हो रहा है आज की तारीख में पाकिस्तान के साथ, हमें दुख है इस बात का, हमें भी दुख है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। और वो जिम्मेदार से कौन है? जिम्मेदार इसकी आपकी सरकार है, जिसने आवाम को, आम जनता को कई सालों से बेवकूफ बनाया, केवल अपनी कुर्सी संभालने के चक्कर में। और कोई बात नहीं है हैदर साहब, आपसे कोई पर्सनल बात नहीं है, लेकिन आपकी सत्ता को, आपकी सरकार को एक बार खुद अपने गिरबान में झांक के देखना होगा। बिल्कुल, आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, तसल्ली से सुना जेंटलमैन, मैंने बिल्कुल तसल्ली सुना, बहुत ही अच्छे तरीके से सुना मैंने आपको। 99 में जब एक कारगिल युद्ध लड़ा गया था, अनकन्वेंशनल वॉर, तब फौजी, आपके भी फौजी जो घुसपैठी बन के सिविल ड्रेस में, मफ्ती में हिंदुस्तान की तरफ आए थे, जो मारे गए थे हिंदुस्तान की सरजमीन में, आपके ही पाकिस्तान की सरकार ने उनको पहचाने से मना कर दिया था। हमारी हिंदुस्तान के फौज ने उनको कायदे के साथ, इज्जत के साथ उनको दफनाया, उनको वो इज्जत नसीब कराई, लेकिन आपकी सरकार ने तो मना कर दिया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस मौजू पर बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।